हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज शुरू करते हैं अपना नया सेशन। और चल रहा था हमारा चैप्टर नंबर 4। और क्या कर रहे थे हम तो आप सभी को पता है, जो बच्चे नीट और जेई के लिए तैयारी कर रहे हैं, कहीं पर भी पढ़ रहे हो, मेरे पास पढ़ रहे हो, किसी कोचिंग में पढ़ रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आप पढ़ रहे हो, यहाँ पे आइए। हर चैप्टर के 100 क्वेश्चन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए उन क्वेश्चंस की। पहले क्वेश्चन को चलाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, अपने आप से ट्राई कीजिए, फिर नहीं हो रहा है या अगर हो भी गया तो फिर उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे 100 क्वेश्चन कराता हूँ, उसमें आपके जेई मेंस के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, थोड़ा सा लेटेस्ट वाले, अभी पुराने साल वाले, पिछले साल वाले, और आपके नीट वाले भी 5 साल के क्वेश्चन मैंने कवर करने की कोशिश की है। और जो बच्चे बोर्ड को देना चाहते हैं, मतलब दे रहे हैं, सिंपल सी बात है, जो बच्चे बोर्ड को अब देंगे तो उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी सीरीज है। क्योंकि जो 12th वाले टॉपिक हैं, अगर आप उसमें बढ़िया से 100 क्वेश्चन एक चैप्टर के करके जाएंगे तो आप ना एक मास्टर लेवल अचीव कर लेंगे। मतलब फिर आप बहुत आसानी से वहाँ के क्वेश्चंस को कर सकते हैं बच्चों। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि वहाँ के क्वेश्चन को कर सकते हैं? क्योंकि अब इतना आसान पेपर नहीं आ रहा है, पेपर आ रहा है मुश्किल। और 50% थ्योरी आती है, 50% अब न्यूमेरिकल पोर्शन आता है। तो न्यूमेरिकल पोर्शन को करने के लिए हमें एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, जो कि यहाँ पे आपकी हो जाती है। और जो बच्चे नीट और मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं वो भी इसको जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 तक हमने निपटा लिए थे। लास्ट टॉपिक के क्वेश्चन नंबर 51 पे हम आ जाते हैं। जरा देखते हैं सवाल में क्या कहा है। ए नॉन कंडक्टिंग थिन डिस्क ऑफ रेडियस r, mass m, having charge uniformly over one side with surface density sigma, rotates about its axis with an angular velocity omega. Find the magnetic induction at the center of disk, the magnetic moment of disk, the ratio of magnetic moment and angular momentum of disk. चलो जी, एक नॉन कंडक्टिंग थिन डिस्क है जी। चलो, इस तरह से है ये डिस्क, ऐसी। नॉन कंडक्ट नॉन कंडक्टिंग का मतलब ये होता है कि वो या तो डिस्क, बना दी मैंने, डिस्क है। नॉन कंडक्टिंग का मतलब है वो किसी मेटल से नहीं बनी। जो कंडक्टर होते हैं वो मेटल से बने होते हैं, मतलब जो कंडक्टर होते हैं वो मेटल के होते हैं। ये किसी कंडक्टर से नहीं बनी, मतलब नॉन कंडक्टिंग है। जैसे प्लास्टिक से बनी हुई हो सकती है, लकड़ी से बनी हुई हो सकती है। तो ये नॉन कंडक्टिंग डिस्क उन्होंने दी हुई है। जो जो सवाल कहता जाएगा मैं करता जाऊंगा। नॉन कंडक्टिंग डिस्क, थिन डिस्क ऑफ रेडियस आर, आर रेडियस है इसकी, ओके, एंड मास एम, मास इसका एम है, ठीक है, डिस्क है ये। हैविंग चार्ज यूनिफॉर्मली ओवर वन साइड विद सरफेस डेंसिटी, इसकी दो साइड है, एक आगे से सामने से दिखाई दे रही है, किसके पीछे जो साइड है, लेकिन इसकी पूरी साइड पे, यहाँ पे सामने वाली साइड पे, मान लीजिए पूरी साइड पे चार्ज फैला हुआ है, इस तरह से चार्ज फैला हुआ है। ठीक है बच्चों, अब इस पे चार्ज कितना फैला हुआ है तो इसकी डेंसिटी दे रखी है सिग्मा, चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, ये चार्ज डेंसिटी दी हुई है। चलिए ठीक है, और इसको अब रोटेट किया जाए एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ इसकी एक्सिस पे। इसकी एक्सिस हो गई ये लाइन जो बीचों बीच से बच्चों इसके अंदर ऐसे जा रही है, ये इसका एक्सिस है। ठीक है, अब इसके अबाउट इसको ऐसे रोटेट कराया जा रहा है, ऐसे घुमाया जा रहा है, ऐसे 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 घुमाया जा रहा है। ठीक है, ऐसे घुमाया जा रहा है इसको, कितनी स्पीड से? ओमेगा स्पीड के साथ। ठीक है, फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ डिस्क। इस डिस्क के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब हो गया मैग्नेटिक फील्ड। पहला सवाल हमारा यही है। अब देखो यहाँ पे ना हमें इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। पहले सोचेंगे कि इंटीग्रेशन की जरूरत क्यों पड़ेगी। देखो एक बात बताओ, मान लो ये डिस्क है, थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं, दिखाऊंगा आपको कि क्यों पड़ेगी जरूरत। अब ये सेंटर है,
अब ये डिस्क ऐसे घूम रही है, तो इस पे जितना भी चार्ज होगा इसके ऊपर वो भी घूमेगा, यहाँ पे जो चार्ज होगा वो भी घूमेगा, यहाँ पे जो चार्ज होगा, यहाँ पे जो चार्ज होगा वो भी घूमेगा। तो मतलब ये देखो, ये चार्ज घूम रहा है, ये भी चार्ज घूम रहा है, ऐसे ही यहाँ पे चार्ज है जो, वो भी घूम रहा है इस तरह से। तो मतलब इस डिस्क के ऊपर जितना भी चार्ज है वो सारा घूम रहा है इसकी एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, इसकी एक्सिस के अबाउट, ठीक है। अब वो जो चार्ज घूम रहा है उसके घूमने की वजह से करंट पैदा होगा, क्योंकि चार्ज जब घूमता है, पिछले सवालों में हमने किया कि चार्ज अगर घूमता है सर्किल में, तो उस सर्किल में मतलब चार्ज का घूमना मतलब करंट, वो जहां जहां चल रहा है वहां करंट पैदा कर रहा है, करंट है, चार्ज का चलना, चार्ज का घूमना, ये सब करंट होता है, तो करंट है यहाँ। तो इसका एक करंट यहाँ बना, यहाँ चार्ज लिया तो मैंने, अब इस पूरी सरफेस पे यहाँ से यहाँ तक चार्ज है, तो वो पूरा चार्ज घूम रहा है, तो यहाँ पे करंट बन रहा है, फिर यहाँ पे करंट बन रहा है, बाहर देखेंगे और करंट बन रहा है। तो इस तरीके से इस पूरी डिस्क के घूमने से बहुत सारे करंट के लूप चल रहे हैं बाहर, ऐसे समझ सकते हैं हम कि ये करंट, अगर यहाँ चार्ज है तो ये करंट घूम रहा है, ये चार्ज घूम रहा है तो करंट चल रहा है, ये चार्ज घूम रहा है करंट चल रहा है, तो ऐसे ऐसे लूप लगातार लगातार इसके चारों तरफ घूम रहे हैं। तो लूप घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, तो करंट घूम रहा है, करंट घूम रहा है, ये करंट, फिर उससे बाहर ये करंट, फिर उससे बाहर ये करंट, तो बहुत सारा करंट घूम रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें करना है कि हम एक वायर करंट की होती तो एक वायर होती, तो उसकी वजह से करंट निकल सकता था, सिर्फ इसके बिल्कुल साइड में यहाँ पे करंट अगर घूमता तो यहाँ पे चार्ज घूमता तो यहाँ करंट बनता, पर चार्ज तो अंदर भी घूम रहा है, यहाँ भी करंट बन रहा है, उससे अंदर भी घूम रहा है, यहाँ भी करंट बन रहा है, उससे अंदर भी घूम रहा है, यहाँ भी करंट बन रहा है, उससे अंदर भी घूम रहा है, यहाँ भी करंट बन रहा है। तो मतलब इस डिस्क में जितना चार्ज चारों तरफ घूम रहा है वो सब छोटे छोटे लूप बना रहे हैं, छोटे फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ये लूप बन रहे हैं। अब ये करंट के जो लूप होते हैं वो क्या करते हैं, सेंटर पे फील्ड बनाते हैं, ठीक है। तो अब इसको फील्ड को निकाले कैसे, क्योंकि एक लूप तो है नहीं, इनफाइनाइट लूप है, छोटा लूप फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, क्योंकि चार्ज घूम रहा है चारों तरफ। तो इनफाइनाइट लूप बन रहे हैं, इनफाइनाइट लूप बन रहे हैं, तो सेंटर पे क्या बनाएंगे, फील्ड बनाएंगे भाई, समझ गए। पिछले सवालों में सिर्फ एक चार्ज घूमता था ऐसे, और सेंटर पे फील्ड बनता था, क्योंकि जब वो चार्ज यहाँ पे घूमता था ऐसे v स्पीड से इधर फिर इधर फिर इधर, तो ये करंट बनाता था, चार्ज घूमता था तो इधर करंट चलता था आई। और जब किसी वायर में या वायर से बाहर करंट चलता है, वायर में चले या वायर से बाहर चले, चार्ज चलेगा, वायर में अंदर चलेगा तो वायर के अंदर करंट, और अगर वायर से बाहर चलेगा तो वहां भी करंट। तो जब ये करंट, चार्ज चलता था तो करंट बनता था। और आपको पता होना चाहिए कि करंट के चारों तरफ होता है मैग्नेटिक फील्ड, तो इस करंट की वजह से इसके सेंटर पे कितना फील्ड हुआ करता था, याद करो। तो अगर ये आई करंट है, आर रेडियस का ये सर्किल है जिसमें ये चार्ज घूम रहा है, मतलब जिसमें ये करंट घूम रहा है, तो सेंटर पे कितना फील्ड आता था, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। ये इस करंट की वजह से या इस सर्कुलर करंट की वजह से, इस सर्कल वाले करंट की वजह से सेंटर पे फील्ड आ गए। अब ऐसे ऐसे यहां तो सर बहुत सारे हैं, तो जब इस तरीके की सिचुएशन हो जाए कि बहुत सारे लूप आ गए, तो उनको इंटीग्रेट करने की जरूरत पड़ेगी, तो मुझे यहाँ पे इंटीग्रेशन करने की जरूरत पड़ने वाली है। तो ठीक है, मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन करने वाला हूँ। देखो अब कैसे करूंगा, अब ध्यान से समझना कि मैं इसको कैसे करने वाला हूँ। मैं क्या करूंगा, सेंटर से, ये सेंटर है बीचों बीच लग रहा है, हाँ, बीचों बीच सही लग रहा है, यहां से आर एक्स डिस्टेंस पे जाऊंगा, और यहां पर एक छोटा सा सेगमेंट सेलेक्ट करूंगा dx, जिसकी थिकनेस कितनी होगी dx, और इस dx थिकनेस की रिंग यहां पे मैं बना लूंगा, ये बढ़िया सी नहीं बनी, dx थिकनेस की एक मिनट, ये dx थिकनेस की हम रिंग यहां से इस तरह से बना लें, ठीक है, इधर भी और ये,
इस थिकनेस की रिंग हम बना लेते हैं ऐसे। अब इस रिंग के अंदर जितना चार्ज आ गया हमें सिर्फ वो लेना है, बाकी डिस्क पे पूरी पे चार्ज है, पर हम कैलकुलेशन इस रिंग के अंदर आने वाले चार्ज पे करने वाले, इस रिंग पे आने वाले चार्ज पे करना। अब ये घूम रही है ओमेगा स्पीड के साथ, पूरी डिस्क घूम रही है, तो हमने इसमें जो रिंग सेलेक्ट की है जिसमें ये चार्ज आया है, इस रिंग में जितना भी चार्ज आ गया इस रिंग के अंदर, वो सारा चार्ज ऐसे घूम रहा है, तो क्या पैदा कर रहा है? करंट पैदा कर रहा है। तो इस डायरेक्शन में समझो, यहां से इस डायरेक्शन में करंट चल रहा है, इधर ऐसे चल रहा है करंट, ऐसे चल रहा है करंट, ऐसे चल रहा है। तो इस रिंग के घूमने की वजह से करंट पैदा हो रहा है, करंट इसमें चल रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट, आप यहां से इस करंट को कैलकुलेट करके और सेंटर पे फील्ड निकाल लो। तो वो कैसे निकालेंगे? बड़ा आसान है। देखो एक काम करो, इस पूरी डिस्क पे कितना चार्ज फैला हुआ है उसकी चार्ज डेंसिटी आपके पास है। चार्ज डेंसिटी कितनी? सिग्मा। हाँ, मतलब वन एरिया में कितना चार्ज है? सिग्मा। तो इस रिंग में कितना चार्ज है? तो इस रिंग का एरिया निकालो पहले, एरिया। तो रिंग का एरिया क्या होगा? रिंग की लेंथ, ये सरकमफ्रेंस 2 पाई एक्स, और इनटू में या मल्टीप्लाई में रिंग की थिकनेस dx। पता है ना ये बात तो आपको? अगर मान लो आपके पास ये रिंग है ना, कोई ऐसे पतली सी रिंग है, लेकिन मैं थोड़ी मोटी बना रहा हूँ जाके आपको दिखाई दे, और इसकी थिकनेस कितनी है? इसकी थिकनेस है यहाँ से यहाँ तक dx, और इसकी ये वाली जो रेडियस है वो है x। तो रिंग की जो लेंथ आ जाएगी, ये सरकमफ्रेंस, वो तो आ जाएगी 2 पाई एक्स। अगर हम इस लेंथ में, ये सरकमफ्रेंस में, इसकी थिकनेस की मल्टीप्लाई कर दे dx की, तो ये इस रिंग का एरिया आ जाएगा, ये वाला। याद रखना बच्चों, ये रिंग का एरिया आ जाएगा। ठीक है, मतलब ध्यान रखने वाला पॉइंट है कि अगर हम, कोई रिंग है और रिंग की पूरी सरकमफ्रेंस, अच्छा कुछ बच्चे यहाँ सोचेंगे कि सर ये तो एक्स अंदर की रेडियस है, तो ये वाली लेंथ आएगी। अरे भाई, ऐसा होता है कि ये जो dx है ना, ये बहुत छोटा होता है। ये dx जो लेंथ है इतनी छोटी होती है, इतनी इतनी कम होती है कि ये जो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है ना x, ये लगभग यहाँ से यहाँ भी ये x ही है। इतना मतलब इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है। ये तो ये है कि मुझे थोड़ा सा इसको आपको बड़ा करके दिखाना है। मैंने आपको इसको, इसकी थिकनेस को काफी बड़ा करके दिखाया है, पर ये थिकनेस बहुत कम होती है, बहुत ही कम। ये dx जो है बहुत ही कम होती है। तो जब, एक बात बताओ, ऐसी रिंग है तो इसकी रेडियस तो फिर यहाँ से r लेंगे, क्योंकि इसकी थिकनेस बहुत छोटी है, तो रेडियस फिर वही r हो जाएगी। तो यहाँ पे जो रेडियस ले रखी है x है, ये अंदर की रेडियस नहीं है, ये पूरी रिंग की है, क्योंकि थिकनेस तो बहुत कम है। तो पूरी रिंग की रेडियस x है और उसकी थिकनेस dx है। अगर हम इस रिंग का ये पूरी की पूरी सरकमफ्रेंस 2 पाई r या 2 पाई x और इनटू में उसकी थिकनेस कर दे dx, तो इस रिंग का ये एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से, तो सर इस हिसाब से जो हमारे पास ये रिंग है, इसका एरिया कितना आएगा? 2 पाई r 2 पाई x इंटू में dx, ये हो गया एरिया ऑफ रिंग, रिंग का एरिया। ठीक है, ध्यान रखने वाला पॉइंट है। अब ये एरिया आ गया। अगर मैं इस एरिया में, अब इस डिस्क के ऊपर जो चार्ज है उसकी डेंसिटी दे रखी है सिग्मा कूलाम पर मीटर स्क्वायर, मतलब वन एरिया में तो सिग्मा चार्ज है, तो इतने एरिया में कितना होगा? इस पूरी रिंग के ऊपर चार्ज आ जाएगा। तो इस रिंग का चार्ज मान लिया मैंने dq, तो इस रिंग के ऊपर कितना चार्ज आ गया? तो इस रिंग का एरिया और इनटू में इसका वन एरिया में चार्ज, तो एरिया, रिंग का एरिया और इनटू में वन एरिया में चार्ज, उसे कहेंगे चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी, तो एरिया तो हो गया 2 पाई x इंटू में dx और चार्ज डेंसिटी हो गई सिग्मा। तो ये आ गया इस रिंग के ऊपर पड़ने वाला टोटल चार्ज। तो 2 पाई x
सिग्मा इंटू में डी एक्स बच्चों। तो ये आ गया आपके पास इस रिंग पे पड़ने वाला चार्ज। अब ये जब चार्ज घूमेगा ऐसे ओमेगा स्पीड के साथ, याद रखना जब भी चार्ज घूमता है ओमेगा स्पीड के साथ, चार्ज ऐसे सर्किल में घूमता है ओमेगा स्पीड के साथ, तो वो बनाता है करंट। तो ये चार्ज पूरा का पूरा घूम रहा है ओमेगा स्पीड के साथ, तो वो बनाता है करंट। कितना होता था वो करंट, वो भी याद दिलाता हूं मैं आपको। अगर चार्ज Q है और वो ओमेगा स्पीड के साथ घूम रहा है, तो करंट का फॉर्मूला होता था I इक्वल्स टू, वो करंट होता था चार्ज इनटू में उसकी फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी होती है F इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो आप इसको यहां से लिख सकते हैं Q इंटू में फ्रीक्वेंसी की जगह लिख सकते हैं ओमेगा अपॉन में 2 पाई। तो आप डायरेक्ट ये भी याद कर सकते हैं कि कोई चार्ज अगर ओमेगा स्पीड से घूम रहा है Q चार्ज, तो उसमें कितना आपके पास टोटल, कितना आपके पास टोटल अब यहां से इसका मतलब यहां से जब ये रिंग घूमेगी तो चार्ज घूमेगा, ये चार्ज हमने निकाल लिया, और चार्ज घूमेगा ओमेगा स्पीड के साथ, तो करंट कितना बनेगा आप डायरेक्ट याद कर सकते हो Q इंटू ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो यहाँ पे करंट बनेगा DI। छोटे से चार्ज घूम रहा है तो यहाँ पे करंट बन रहा है आपका Q इंटू ओमेगा और अपॉन में 2 पाई। ये करंट बन गया यहाँ पे DI, क्या I कह लो चलो, या DI कह लो, एक ही बात है। तो ये करंट बन गया I इक्वल्स टू, तो ये यहाँ पे छोटा सा करंट बन गया इस छोटे से चार्ज की वजह से, ठीक है। तो ये करंट कितना बना, छोटा सा DI कह लो चलो इसको, ये DI करंट बन गया। तो कितना हो गया ये, तो करंट का फॉर्मूला क्या है, चार्ज Q इंटू ओमेगा अपॉन में 2 पाई। तो Q कितना है यहाँ DQ, तो DQ इंटू ओमेगा अपॉन में 2 पाई। चलो रखो वैल्यू, DI इक्वल्स टू DQ की वैल्यू 2 पाई x सिग्मा इंटू में dx इंटू ओमेगा अपॉन में 2 पाई। 2 पाई से 2 पाई कट गया, ये DI इसकी वजह से, इस चार्ज के घूमने की वजह से, इस रिंग के घूमने की वजह से, इस रिंग में जितना भी चार्ज है उसके घूमने की वजह से जो ये करंट बना DI, ये जो DI करंट ऐसे घूम रहा है, इसकी वैल्यू आ गई कितनी आई है, 2 पाई से 2 पाई कट गया, ये आ गई ओमेगा इंटू सिग्मा इंटू एक्स, ओमेगा सिग्मा एक्स और DX। लो जी ये आ गई, ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू। तो इस रिंग के घूमने की वजह से, रिंग के अंदर जो चार्ज है उसके घूमने की वजह से करंट आ गया। अब जब ये करंट जो है यहाँ पे चल रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, वो है DB, ये मैग्नेटिक फील्ड। अब इस करंट की वजह से सेंटर पे कितना फील्ड है DB, तो ये मुझे कैलकुलेट करना है DB कितना आएगा सेंटर पे जो फील्ड आया। तो सेंटर पे DB फील्ड, तो किसी भी करंट, अगर करंट किसी लूप में घूम रहा है सर्कुलर लूप में, तो उसके सेंटर पे कितना फील्ड आता था, वो उसका फॉर्मूला होता था म्यू नॉट इंटू करंट अपॉन में 2R उसकी रेडियस। तो ये DB आ गया हमारे पास, म्यू नॉट इंटू में करंट कितना है ये DI अपॉन में 2R, रेडियस कितनी है इसकी यहाँ से यहाँ तक X, तो X ये करंट आ गया इसके, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया इस करंट की वजह से, इस छोटे से करंट की वजह से यहाँ पे छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड आ गया। कितना आ रहा है ये टोटल अगर सॉल्व करा जाए, तो म्यू नॉट, अब इसको तो हटा दूं मैं, इसकी तो जरूरत नहीं है, ये तो हमने कर ही लिया। अब यहाँ DB म्यू नॉट अपॉन में 2x इंटू DI की जगह वो रख दो ओमेगा सिग्मा x इंटू DX, x से x कट गया और DB की वैल्यू आ गई म्यू नॉट ओमेगा सिग्मा अपॉन में 2 इंटू में DX। चलो जी, अब दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर दो टोटल फील्ड निकालने के लिए। तो DB का इंटीग्रेशन हो गया बच्चों B, इधर का इंटीग्रेशन B हो गया। ये जो कांस्टेंट है तो सब बाहर है ही, म्यू नॉट बाहर है, ओमेगा बाहर है, सिग्मा बाहर है, 2 बाहर है। DX का इंटीग्रेशन
x हो गया। लिमिट रखो, लिमिट कहाँ से, आपने ये रिंग जो ली है सेंटर से x डिस्टेंस पे ली है, मतलब सेंटर से शुरुआत करके और कहाँ तक लोगे, जहाँ तक ये डिस्क खत्म हो रही है। तो x की वैल्यू 0 से लेके और कहाँ तक लेनी है, इसकी रेडियस है कैपिटल R, तो x की वैल्यू 0 से R तक लेनी है, तो 0 से R, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट ओमेगा सिग्मा बाई 2 और x पहले R रख दो फिर -0, तो आंसर बन गया म्यू नॉट ओमेगा सिग्मा R अपॉन में 2, दैट इज P। ये इसके सेंटर पे नेट फील्ड आ चुका है मेरे बच्चों, नेट फील्ड। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया, चार्ज डेंसिटी उसने दे रखी थी, वहां से पहले एक रिंग सेलेक्ट की और इंटीग्रेट कर दिया, इस रिंग पे कितना करंट चल रहा है और यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट कर दिया, तो ये जितनी इसमें रिंग बनी, यहाँ पे बनी एक, फिर उससे बाहर बनी, फिर उससे बाहर बनी, उन सब का करंट आ गया और उन सब के करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जितना बन रहा था वो हमारा इंटीग्रेट करके कैलकुलेट हो गया। सवाल मुश्किल है, आसान नहीं है, इसलिए इसमें इतना टाइम लगा क्योंकि मैंने इसको पूरा अच्छे से समझाने की कोशिश की है। ठीक है बच्चों, अब यहां से इसमें पूछा और भी है, मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है डिस्क का। तो मैग्नेटिक मोमेंट को निकालने के लिए क्या करते थे, करंट इनटू एरिया करते थे। तो करंट इनटू में एरिया पाई है, वो भी इसी तरह से निकल के आएगा जैसे आपने इसको निकाला है। तो चलो उसके लिए मैं अगले पेज पे चलता हूं। ये हो गया हमारे पास डिस्क, हमने यहाँ से बी पार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ से x डिस्टेंस पे एक dx थिकनेस की एक रिंग हमने यहाँ से सेलेक्ट कर ली थी, इस तरीके से, इस तरीके से ये रिंग सेलेक्ट कर ली। इस रिंग के, जब ये इस रिंग में जितना भी चार्ज आया वो सारा चार्ज इसमें घूम रहा है, और जब ये ओमेगा स्पीड से घूम रहा है तो इसमें एक करंट चल रहा है डी आई, करंट चल रहा है डी आई, इस तरह से करंट चल रहा है डी आई। और इस डी आई की वैल्यू अभी हम निकाल के आए थे पिछले पेज पे, ये देखो ये रही डी आई की वैल्यू, ओमेगा सिग्मा एक्स डी एक्स, ओमेगा सिग्मा एक्स डी एक्स, ओमेगा सिग्मा एक्स डी एक्स बच्चों, ये आ गई। चलो अब इस करंट को इस रिंग को आप करंट कैरिंग लूप समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि एक करंट चल रहा है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा इस लूप का, इस रिंग का, तो मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ लूप, लूप कह लो या रिंग कह लो, जो हमने रिंग सेलेक्ट की है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट। अब ये लूप जो है इसके अंदर छोटा करंट है, तो इसकी वजह से जो इसका मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा उसे कहेंगे हम डीएम। छोटे से करंट की वजह से इसके अंदर जो करंट घूम रहा है उसकी वजह से उसका मैग्नेटिक मोमेंट डी। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इनटू में एरिया। अब करंट है डी आई और इनटू में एरिया, अब एरिया क्या लेंगे तो डीएम इक्वल्स टू इस रिंग का मैग्नेटिक मोमेंट डीएम, करंट क्या हो गया यहाँ से ओमेगा सिग्मा एक्स डी एक्स, और एरिया क्या हो गया, तो इस लूप का एरिया या इस रिंग का एरिया, इसकी रेडियस है x, तो एरिया होगा पाई एक्स स्क्वायर। अब चलो अब इसको इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, तो डीएम का इंटीग्रेशन m हो गया, ओमेगा बाहर, सिग्मा बाहर और पाई बाहर, अंदर बचा x की पावर 3 और इनटू में dx। अब यहाँ से पाई सिग्मा ओमेगा और x की पावर 3 का हो गया x की पावर 4 अपॉन 4, लिमिट, लिमिट वही, यहाँ से शुरू करेंगे x इज इक्वल टू 0 से और यहाँ तक लेके जाएंगे x को, मतलब यहाँ से लेंथ शुरू करेंगे और यहाँ तक लेके जाएंगे, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू 0 से शुरू करके और r तक लेके गए, तो आंसर आ गया पाई सिग्मा ओमेगा और इसमें पहले आ गया r की पावर 4 अपॉन 4 माइनस 0, तो ये आ गया इस पूरे की पूरी डिस्क के घूमने की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट कितना बन रहा है। तो यही हमारा आंसर हो गया, इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिख लो, सॉल्व क्या करना, अब तो ये हो ही गया सॉल्व। तो आंसर बना हमारा पाई सिग्मा ओमेगा r की पावर 4 अपॉन में, चेक कर लो, और मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में। और तीसरा पार्ट भी था इसमें,
उसमें क्या बोला था, द रेशो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क। तो इसका एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंट आपको कैलकुलेट करना है। अब एंगुलर मोमेंटम आपको पता है क्या होता है, आई इंटू ओमेगा। तो सी पार्ट, अगर कोई डिस्क घूमती है, तो डिस्क घूमती है, कोई और बॉडी घूमती है, तो उसका, अगर वो ओमेगा स्पीड के साथ घूमती है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम, तो वो होता है भाई साहब, एंगुलर मोमेंटम आई इंटू ओमेगा। आई तो है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब डिस्क का अपनी एक्सिस के अबाउट, ये हो गई उसकी एक्सिस और ऐसे घूम रही है, वो ऐसे घूम रही है, तो डिस्क का अपनी एक्सिस के अबाउट जो एंगुलर मोमेंट ये आई होता है वो कितना होता है, 1/2 mr², ये उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इनटू में। अब हमें क्या करना था, इन दोनों का रेशो करना था, एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट है m, एंगुलर मोमेंटम को हम l से रिप्रेजेंट करते हैं, l, l कह लो। तो m और l का रेशो करना है, कर दो। देखो एक मिनट पीछे, किस किस का रेशो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m और एंगुलर मोमेंटम l, हाँ ठीक है। तो m और l का रेशो करना है m/l। m कितना आया था, पाई सिग्मा ओमेगा r⁴/4 अपॉन में 1/2 mr² ओमेगा। ओमेगा से ओमेगा कट गया, r² से 2 पावर कट गई, 2 बची, इस 2 से ये 4 कट गया, यहाँ 2 बचा, ये यहाँ जाएगा अपॉन में एक मिनट, थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाओ आप, मैं दोबारा से कर देता हूँ। देखो ये ओमेगा से तो ओमेगा गया, r की 2 पावर से 2 पावर गई, अब ये यहाँ और ये वाली चीज यहाँ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये ऊपर गया तो 2 पाई सिग्मा r² बचा, अपॉन में नीचे m और कुछ भी है, बस m है, m बचा, बस यही आंसर हो गया, और कुछ तो नहीं बचा, m r ओमेगा कट गया सब, तो m/l की वैल्यू आ गई 2 पाई सिग्मा r², यही हमारा बच्चों आंसर है। एक बार मैं आंसर जरा चेक कर लेता हूँ, कभी मतलब मैंने निकाला तो है आपके सामने, पर हो सकता है कहीं कुछ गड़बड़ ना हो गई हो, तो इसलिए चेक करके थोड़ा कंफर्म कर लेते हैं, इतने क्वेश्चन नया भी लगाते हैं फिर। चलिए एक नहीं 3 क्वेश्चन थे बच्चों, सही है बच्चों, इसका आंसर मैंने चेक कर लिया, बस हाँ एक गड़बड़ आई, यहाँ पे हम 4 भूल गए, ये 4m था, यहाँ 2 से ये कटेगा तो 2 बचेगा नीचे, बस ये, और कुछ नहीं, सब बिल्कुल फिट था। चलो अगला सवाल लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लगा दिया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 52। क्या करना है इसमें, ए रॉड ऑफ लेंथ 12 इज रोटेट्स अबाउट इट्स सेंटर विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट। एक रॉड है, ये रही, ठीक है, ये इसका सेंटर है, और इसकी लेंथ 12 है, तो सेंटर से इधर l और सेंटर से इधर भी l हो जाएगी, क्योंकि तभी तो ये टोटल 2l होगी, इस रोड की टोटल लेंथ 2l है, तो इधर l सेंटर से, ऐसे मान लिया, ठीक है। ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रही है, मान लो ये इसकी एक्सिस है और ये ऐसे घूम रही है, तो इस तरह से ये इस तरह से घूम रही है ओमेगा स्पीड के साथ, इस तरह से, इस तरह से घूम रही है, ऐसे ऐसे घूम रही है ओमेगा नॉट के स्पीड के साथ। इफ चार्ज q is uniformly distributed over length of road then find magnetic moment of road। अगर इस पे पूरी पे चार्ज फैला हुआ है, कितना, इसकी पूरी लेंथ पे चार्ज फैला हुआ है, और कितना फैला हुआ है, वो है क्यू चार्ज इसकी पूरी लेंथ पे फैला हुआ है, ठीक है। तो आपको बताना है, तो आपको बताना है कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा इसका। अच्छा मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, करंट इनटू एरिया। तो रॉड के घूमने से क्या कोई करंट बनेगा, हाँ बनेगा, रोड के ऊपर है चार्ज, जब ये रोड घूमेगी तो ये चार्ज घूमेगा ऐसे 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 ऐसे, सोचो रोड पे यहाँ चार्ज है, 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 यहाँ चार्ज, तो ये जब रोड घूमेगी तो ये चार्ज घूमेगा ऐसे, चार्ज घूमेगा करंट, और करंट होता है, करंट होता है,
तो वहां पे होता है मैग्नेटिक मोमेंट, करंट इनटू एरिया। तो ठीक है, पर इसको लेंगे कैसे? तो लेंगे ऐसे, मैं इसको थोड़ा सा दोबारा बनाता हूँ। ये तो मैंने बना के दिखाई दिया। रॉड मैंने इस तरह से ली और ये रहा इसका सेंटर। सेंटर पे घूम रहे हैं ओमेगा स्पीड के साथ। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे जाता हूँ और एक छोटी सी थिकनेस सेलेक्ट कर लेता हूँ dx। ये इस रॉड के ऊपर एक छोटी सी थिकनेस सेलेक्ट कर ली मैंने dx। इस छोटी सी थिकनेस में कितना चार्ज बंद हो गया? dq। अब देखो पूरी l लेंथ की रोड पे, 2l लेंथ की रोड पे तो चार्ज है q पूरी रोड पे। तो 1 लेंथ पे कितना हुआ? 1 लेंथ पे हुआ q बाई 2l। और dx लेंथ पे कितना हुआ? dx लेंथ पे, तो dx लेंथ पे हुआ q बाई 2l इंटू में dx। समझ गए ना भाई? पूरी 2l लेंथ पे q चार्ज, 1 लेंथ पे q बाई 2l, तो dx लेंथ में q बाई 2l इंटू dx। तो ये चार्ज आ गया dq, ये dq चार्ज, ये dq चार्ज। अब ये चार्ज जब ये रॉड ऐसे घूमेगी तो ये चार्ज ऐसे घूमेगा। जब ये चार्ज ऐसे घूमेगा तो यहाँ पे बनेगा एक करंट। एक मिनट बच्चों, यहाँ पे बनेगा एक करंट। मैं जरा इसको लैपटॉप को चार्जिंग पे लगा दूं। चलो लगा दिया मैंने उसको चार्जिंग पे। अब क्या बात कर रहे थे हम? कह रहे थे कि इस पूरी रोड पे चार्ज है q 2l लेंथ पे, तो 1 लेंथ पे q बाई 2l, dx लेंथ में आ गया q बाई 2l इंटू dx। अब ये dx लेंथ में जो चार्ज आया है dq, ये घूमेगा तो करंट बनेगा I। अब ये करंट कितना बनेगा, इसको निकाल सकते हैं हम I को। तो ये I कह लो, di कह लो, छोटा सा करंट बनेगा। तो ये I कितना बनेगा? तो करंट होता है जब कोई चार्ज घूमता है तो उस चार्ज को ले लो, इनटू में उसकी फ्रीक्वेंसी ले लो। तो फ्रीक्वेंसी को क्या कह सकते हैं? ओमेगा बराबर होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो ओमेगा बटे 2 पाई। तो यहाँ पे Q और इनटू में ओमेगा बटे 2 पाई, ये आ गया इसका करंट। अब इसकी वैल्यू लिख लो जरा। Q कितना है? dq। Q कितना था? ये dq इनटू में ओमेगा अपॉन में 2 पाई। चलो I करंट आ गया dq। तो dq की वैल्यू कितनी निकल के आई थी यहाँ से? q बाई 2l इंटू में dx, ओमेगा अपॉन में 2 पाई। इसे सॉल्व कर लो टोटल। तो q ओमेगा q अपॉन में 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4 पाई l ओमेगा इंटू q इंटू में dx, ये आई आ गया। इस चार्ज के घूमने की वजह से बनने वाला करंट आ गया। अब चार्ज के घूमने की वजह से बनने वाला करंट आ गया, तो अब ये करंट जब घूम रहा है एक्स रेडियस के सर्कल में, ये करंट घूम रहा है आई एक्स रेडियस के सर्कल में, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट होता है m। और बल्कि यहाँ पे ये करंट जो है वो छोटा सा चार्ज लिया है हमने, तो ये करंट भी छोटा सा ही ले लो आप। तो ये छोटा सा करंट ले लो di, और छोटा सा करंट होगा। इस छोटे से करंट की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट भी जो बनेगा वो छोटा सा बनेगा dm। वो कितना होगा? करंट इनटू में एरिया। फॉर्मूला हो गया करंट इनटू एरिया। करंट कितना? करंट 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 करंट, तो करंट आ गया di और एरिया आ गया a। चलो dm करंट, करंट की वैल्यू निकाल चुके हैं हम, ओमेगा q अपॉन में 4 पाई l इंटू में dx। अच्छा a की वैल्यू रख लो इनटू में dx। एरिया, अब एरिया की वैल्यू लिखो। एरिया 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 इसका, यहाँ से इस पूरे लूप का एरिया। तो इस पूरे लूप का एरिया, इसकी रेडियस कितनी है? x, तो पाई एक्स स्क्वायर। चलो जी ये आ गया। dm की वैल्यू आ गई यहाँ से कितनी आ गई? पाई से पाई कट गया, ओमेगा क्यू बटे में 4l और एक्स स्क्वायर इंटू में dx, ये आ गया बच्चों। ओमेगा क्यू बाई 4l इंटू में dx इंटू एक्स स्क्वायर। अब टोटल m निकालने के लिए दोनों तरफ का कर दो इंटीग्रेशन। कहां से कहां तक? x इज इक्वल टू, यहां से शुरू हुआ है क्या चार्ज? नहीं, रोड पे तो इधर भी चार्ज है,
तो x यहां से शुरू होगा, यहां से। अब ये लेंथ कितनी है, l, तो x यहां से आगे बढ़ेगा l तक, और पीछे से कहां से शुरू होगा, माइनस l से। तो x यहाँ पे तो देखो जीरो है, तो पीछे कितने होगी x की वैल्यू, यहाँ पे अगर देखें तो जीरो x की वैल्यू, आगे बढ़ाएंगे तो x की वैल्यू l हो जाएगी, पीछे जाएंगे तो x की वैल्यू माइनस l हो जाएगी। तो यहाँ से शुरू होगी रोड, तो यहाँ से शुरू हो रही है ना, तो रोड पे चार्ज यहाँ से शुरू हो रहा है। तो आप समझो x की वैल्यू माइनस एल से, यहाँ x की वैल्यू माइनस एल है, और यहाँ पहुंचेंगे तो x की वैल्यू प्लस एल हो जाएगी। तो लिमिट रखेंगे माइनस एल से प्लस एल तक बच्चों। चलो जी, अब ये dm का इंटीग्रेशन m हो गया, ये dm का ओमेगा क्यू अपॉन में 4l, ये कांस्टेंट है बाहर रहेगा, x की पावर 2 का इंटीग्रेशन x की पावर 3 अपॉन में 3, और लिमिट रख दो इसकी माइनस एल से प्लस एल तक। लो जी, माइनस एल से प्लस एल तक। चलो m निकालो अब इसका, ओमेगा क्यू बाई 4l, और इसमें लिमिट रखो, पहले प्लस एल रखो, तो l की पावर 3 अपॉन 3, फिर माइनस, अब x की जगह माइनस एल रखो, तो माइनस एल की पावर 3 अपॉन 3। इसे सॉल्व कर लो, ओमेगा क्यू बाई 4l, तो ये बन गया l की पावर 3 अपॉन 3, और माइनस l का क्यूब करेंगे तो माइनस ही आ जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस l क्यूब अपॉन 3। ये सॉल्व करके आ गया ओमेगा क्यूब बाई 4l, और ये आ गया 2l क्यूब अपॉन में 3। 2 से इसको काटा, 2, एक l से एक l काट दिया, l स्क्वायर आ गया, 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, तो नीचे तो बचा बच्चों 6, ऊपर ओमेगा क्यू और एल की एक पावर कट गई तो एल स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। इस रोड के घूमने की वजह से, ओमेगा स्पीड से घूमने की वजह से यहाँ पे, क्योंकि पूरी रोड पे चार्ज है, रोड घूम रही है मतलब चार्ज घूम रहा है, और चार्ज घूम रहा है तो करंट है, करंट है तो मैग्नेटिक मोमेंट है। इस तरीके से आप मैग्नेटिक मोमेंट बच्चों आसानी से कैलकुलेट कर लिया आपने। और कुछ पूछा था? नहीं, बस इतना ही पूछा था। चलो जी, अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या दिया है जरा समझते हैं। इसमें कहा एक करंट कैरिंग स्क्वायर लूप ऑफ साइड ए, एक स्क्वायर लूप है जिसकी साइड ए है। अब आपको पता है स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है, तो ए इसकी साइड लेंथ दे रखी है। अब इसमें करंट है, मान लो करंट इधर चल रहा है, ये तो बताया नहीं किधर चल रहा है, तो हमने मान लिया करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे घूम रहा है क्लॉकवाइज। कैसे मान सकते हैं, चलो अब यहां से इसको कहा कि ए साइड लेंथ ए इज कन्वर्टेड इनटू सर्कुलर लूप, इसी को, इसी स्क्वायर लूप को हमने सर्कुलर लूप में बदल दिया, ठोक पीट के इसको सर्कुलर लूप बना दिया। ऐसे करंट अब भी चल रहा है इसमें। अब इसकी रेडियस कितनी होगी तो निकालनी पड़ेगी, मान लेते हैं इसकी रेडियस है r। एक बात बताओ, इसी स्क्वायर लूप को आपने सर्कुलर लूप बनाया, तो मतलब इस स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो कितना है, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए 4 स्क्वायर का पेरीमीटर। और इस सर्कल का जो पेरीमीटर है, क्योंकि इसी वायर से ये बना है, ये जो ये जो स्क्वायर लूप है इसी से ये बना है, तो इसका जो पेरीमीटर है सर्कल का और इसका पेरीमीटर है वो सेम है, तो इसका पेरीमीटर तो 4a हो गया और इसका पेरीमीटर हो गया 2 पाई r। यहां से 2 से इसको काटो 2, ये अपॉन में चला गया, r की वैल्यू आ गई 2a अपॉन पाई, मतलब इसकी रेडियस आ गई, ये जो इससे बनने वाला सर्कुलर लूप है उसकी रेडियस आ गई। अब पूछा है इफ करंट इन लूप इज आई, ठीक है, करंट इसके अंदर आई है, रेशो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, इसका मैग्नेटिक मोमेंट m1 और इसका मैग्नेटिक मोमेंट m2, इनका रेशो बताओ। बहुत आसान, रेशो का फॉर्मूला, उसका मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है करंट इनटू में एरिया। तो पहले वाले का मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा m1, इसमें करंट है I, और इसका एरिया कितना होगा, स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, a इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। और सर्कल, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसका m2 आ जाएगा करंट इसके अंदर का, और इंटू में एरिया, एरिया कितना पाई आर स्क्वायर, आई इंटू पाई
आर की वैल्यू यहां से लिख लो उठा के, आर की वैल्यू जो निकाली थी 2a अपॉन में पाई का होल स्क्वायर। इसे कैसे कर सकते हैं, पाई ये बन गया 4a² अपॉन में पाई स्क्वायर, पाई से एक पाई कट गया तो ये बन गया 4a² आई अपॉन में पाई, डेट इज m2। m1 पता चल गया ये है, m2 पता चल गया ये है, दोनों का रेशो कर दो बस। m1 अपॉन में m1 कितना था i इंटू में a² और m2 कितना आया 4a² आई अपॉन में पाई, पाई ऊपर पहुंच जाएगा यहाँ, a² से a² कट गया, i से i कट गया, आंसर आ गया पाई बाई 4। चेक करो m1 बाई m2 की वैल्यू आ गई बच्चों पाई बाई 4। तो बहुत आसान सा सवाल था, इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिया मैंने। इफ साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर लूप इज इंक्रीज्ड बाय 20%। देखो भाई एक स्क्वायर लूप है, ठीक है, एक स्क्वायर लूप है और उसकी जो साइड लेंथ है वो 20% बढ़ा दिया, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितने परसेंट बढ़ जाएगा अगर उसके अंदर करंट आई है। चलो करंट इसमें आई मान लेते हैं और इसकी साइड मान लेते हैं 100, और अब निकालते हैं इसका मैग्नेटिक मोमेंट m। तो कितना आएगा, तो इसका जो m आएगा m1 कह लो, वो आएगा करंट इनटू में एरिया, एरिया हो गया साइड का स्क्वायर, ये आ गया इसका फिलहाल मैग्नेटिक मोमेंट। अब हमने क्या किया, हमने इसकी साइड लेंथ थोड़ी बढ़ा दी, कितनी कर दी, ये 100 थी अब कर दी 120, 20% बढ़ा दी तो कितनी हो गई होगी 120। करंट अब भी वही आई है तो m कितना हो गया m2, तो वो बन गया करंट इनटू में एरिया, वो हो गया 120 का स्क्वायर। सिंपल सा कंसेप्ट है। अब देखो m1 पहले कम था मैग्नेटिक मोमेंट, साइड के बढ़ने से मैग्नेटिक मोमेंट भी बढ़ गया होगा। अब पूछा है कितने परसेंट बढ़ गया, कितना इंक्रीमेंट हुआ। जब भी आपको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का परसेंटेज निकालना होता है तो फॉर्मूला होता है, पहले इंक्रीमेंट लिख लो कितना है, अपॉन में उसकी इनिशियल वैल्यू से डिवाइड कर दो और इनटू में 100 कर दो। तो इंक्रीमेंट कितना हुआ, तो पहले m1 था, m1 से m2 हो गया, तो इंक्रीमेंट हो गया m2 माइनस m1। इंक्रीमेंट m1 से m2 हो गया तो इंक्रीमेंट कितना हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल, m2 माइनस m1, ये हो गया इंक्रीमेंट। अब पहली इनिशियल वैल्यू कितनी है m1 और इनटू में 100। चलो अब इसे सॉल्व कर लो, m1 की m2 की वैल्यू रखो, i इंटू 120 का स्क्वायर माइनस में i इंटू 100 का स्क्वायर, ये आ गया आपके पास, अपॉन में i इंटू में 100 का स्क्वायर, ये है इनिशियल वैल्यू, इंटू में 100। अगर आप चेक करोगे तो i कॉमन आके कट गया, ऊपर बच गया 120 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हो a प्लस बी और a माइनस बी अपॉन में 100 का स्क्वायर इंटू में 100, एक 100 से एक पावर कट गई, 120 प्लस 100 हो गया 220, इंटू में 120 माइनस 100 हो गया 20, अपॉन में 100। इससे इसको काटो 5, 5 से इसको काटो 44, तो 44% हमारा आंसर आ गया बच्चों। तो इसका मतलब अगर साइड लेंथ को 20% बढ़ाएंगे तो m की वैल्यू कितने परसेंट बढ़ रही है यहाँ पे 44%। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए बच्चों इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। ये टॉपिक खत्म, ये मान के चलो कि चैप्टर के सारे टॉपिक खत्म। तो सर आगे के क्वेश्चन होंगे जेई मेंस के और नीट के, कुछ क्वेश्चन जेई मेंस के होंगे, कुछ नीट के होंगे, और जहाँ के भी होंगे सारे के सारे मैंने डाल रखे, मेंस के और नीट के मैं आपको पुराने आए हुए भी लेटेस्ट के करा दूंगा, ज़्यादा पुराने नहीं, लेटेस्ट वाले। चलो जी, बाकी वैसे सोचे तो टॉपिक वाइज मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए आपको पूरे चैप्टर के। अब तो पुराने आए हुए क्वेश्चन करेंगे, पूरे 100 करेंगे क्वेश्चन, तो टेंशन ना। इसमें है ए स्क्वायर कॉइल ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर कैरीज द करंट 2 एम्पियर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड
0.04 टेस्ला। एक स्क्वायर कोइल है, लो जी, ये रही स्क्वायर कोइल। उसके अंदर साइड लेंथ दे रखी है उसकी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। करंट उसके अंदर चल रहा है 2 एम्पियर का, किधर चल रहा है मुझे नहीं पता, 2 एम्पियर का चल रहा है। और 2 एम्पियर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये रख रखी है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड। अब इसने कहा प्लेन ऑफ कोइल मेक्स एन एंगल, इसका जो प्लेन है कोइल का, वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। ये थोड़ा सा ऐसे बनानी पड़ेगी मुझे। मान लो मैग्नेटिक फील्ड तो है ऐसे, ऐसे है मैग्नेटिक, थोड़ा सा सोच समझ के बनानी पड़ेगी इसकी फिगर। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है। और उसके अंदर जो ये मैग्नेटिक फील्ड इधर मान लिया मैंने, उसके अंदर रखी है ये स्क्वायर कोइल। और इस कोइल का जो प्लेन है ऐसे रखी है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, कोइल ऐसे रखी है, ऐसे ऐसे रखी है। तो ये कोइल इस तरह से रखी है, और कोइल के साथ इस मैग्नेटिक फील्ड का जो, कोइल के साथ मैग्नेटिक फील्ड का जो एंगल है वो 30 डिग्री दे रखा है। चलो ठीक है। कॉइल में करंट 2 एम्पियर है, आई करंट है 2 एम्पियर, ओके। और कॉइल की साइड लेंथ एल, एल है 6 सेंटीमीटर, ओके। मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ लगा हुआ है वो है 0.04 टेस्ला, ओके। जो जो दिया है मैंने पढ़ लिया। और प्लेन, कॉइल का जो प्लेन है, कॉइल ऐसे मान लो ये, जैसे आप ये कॉइल है, ये कॉइल है, इस टाइप की कॉइल है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रखा हुआ है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगा हुआ है, ये कॉइल रखी हुई है ऐसे। तो ये कॉइल और ये मैग्नेटिक फील्ड, एंगल ये 30 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से इन्होंने कहा इसमें नंबर ऑफ टर्न्स, इस कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स एन कितने हैं, 200 टर्न्स, ओके। और फाइंड द टॉर्क ऑन द कॉइल, कॉइल के ऊपर लगने वाला टॉर्क बहुत इजी है। टॉर्क का फॉर्मूला होता था एम बी साइन थीटा। ये थीटा कौन सा होता था याद करो, ये होता था कॉइल का परपेंडिकुलर, कॉइल के साथ मैग्नेटिक फील्ड का एंगल नहीं, कॉइल का जो, कॉइल की डायरेक्शन किससे मिलती है, उसके परपेंडिकुलर से। तो उसका परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड के साथ उसकी डायरेक्शन, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये इसके साथ फील्ड की डायरेक्शन, मतलब ये वाला एंगल चाहिए। कॉइल ऐसे रखी है तो इसका परपेंडिकुलर हो गया कॉइल का ऐसे। याद रखो किसी भी कोइल का जो परपेंडिकुलर होता है वही कोइल के एरिया की डायरेक्शन होती है, तो कोइल के एरिया की डायरेक्शन ये हो गई। और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगा हुआ है, तो इनके बीच का ये एंगल, तो अगर ये 30 है, ये वाला 30 होगा, आ, ये 30 हो गया। अब इसके परपेंडिकुलर ये लाइन ऐसे समझो, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गई कोइल, और कोइल के यहाँ परपेंडिकुलर ये वाला एंगल है हमारे पास 30 डिग्री। अब हमें ये वाला एंगल चाहिए, तो ये 30 होगा और ये 90 होगा, तो ये टोटल हो जाएगा 120 डिग्री का एंगल, क्योंकि ये 30 डिग्री का एंगल हो जाएगा, इसके पैरेलल ये लाइन है तो ये 30 और ये वाला 90, तो टोटल हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का ये 120। तो मैंने ये पूरा 120 लिख दिया। तो कंप्लीट एंगल कोइल के, कोइल का जो एरिया वेक्टर है, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड बी, उनके बीच में एंगल है 120, तो थीटा हमारे लिए हो गया बच्चों 120 डिग्री। एम, एम होता है करंट इंटू एरिया, तो एम की वैल्यू क्या होती है, आई इंटू ए, करंट इंटू एरिया, और अगर उसमें नंबर ऑफ टर्न्स भी है तो एन से मल्टीप्लाई कर दो, एन आई है। बोलो एन कितना है, 200। करंट कितना है, 2 एम्पियर। एरिया कितना है इसका, तो 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लो, 0.6, 0.06 मीटर। और साइड का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर, चलो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 400, इंटू में ये बन गया 0.06, इंटू में 2 बार मल्टीप्लाई कर लो, तो
पूरा करके ही लिख दूं यहाँ, 0.0006, नहीं 36, एक मिनट, यहाँ आएगा 36, 6 का 0.06 का स्क्वायर करेंगे तो 0.0036। अब ये कितना आ गया, यहाँ से 2 जीरो इसके साथ एडजस्ट हो जाएंगी, ये पॉइंट दो ये 2 डिजिट आगे खिसक जाएगी, यहाँ ये 2 जीरो के साथ एडजस्ट हो गए, तो ये बन जाएगा 4 इंटू 0.36। मल्टीप्लाई करो इसकी, 4 इंटू 6, 1.44 आ गया, m का वैल्यू आ गया 1.44। लो जी, ये m रखो यहाँ 1.44, b रखो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड 0.04, साइन थीटा साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है वो आप कैलकुलेट कर लो। तो साइन 120 डिग्री की वैल्यू तो आप सभी को पता ही होगी, नहीं पता तो देखो यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, साइन 120 को आप लिख लो कुछ इस तरह से, साइन 90 प्लस 30, ये बन जाएगा कोस 30, और कोस 30 क्या होता है, √3/2, ये बन जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ गई 1.44 इंटू 0.04 इंटू √3/2, 2 से इसको काट लो, 0.02 आ गया, 1.44 इंटू 0.02 इंटू √3 की वैल्यू 1.7 के करीब होती है, 1.73, वो ले लो, मल्टीप्लाई कर लो इनकी। लो जी, मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ मैं आपको कितना बैठ रहा है। तो ये बन रहा है 1.44 मल्टीप्लाई 0.02 मल्टीप्लाई 1.73, आंसर आ गया 0.049 को 498, या मैं इसको 0.05 लिख सकता हूँ। इतना न्यूटन इंटू मीटर का टॉर्क आ गया, ये टॉर्क की वैल्यू आ गई एम बी साइन थीटा। एम बी निकाला हमने, बी निकाला, बी निकाला क्या दे ही रखा था वो, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो ठीक है बच्चों, टॉपिक कंप्लीट। जितने क्वेश्चन हो सकते थे इस पे पॉसिबल, ज़्यादातर मैंने आपको कोशिश की हर तरीके का सवाल, एक एक क्वेश्चन में कई कई पार्ट हैं जिससे आपको हर तरीके का केस समझाया जा सके, आपके सामने एक्सप्रेस किया जा सके हर तरीके का केस। ठीक है, अगर ये मेरी एफर्ट आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और कमेंट जरूर किया, कमेंट करेंगे अगर आप तो मुझे लगेगा कि आपको ये बेनिफिशियल है, मैं भी फिर इसमें और मेहनत करने की कोशिश करूंगा और टाइम देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए कल मिलते हैं। ओके।